दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। मैं एक पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे साथ में एक ऐसी भूतिया घटना घटी थी जिसका मैं अब जिक्र करने वाला हूँ। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम तो आप जान ही चुके हो। मेरा नाम विनोद है और मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर भी हूँ। मेरे माँ के कहना था कि बड़ी मन्नत से मैं पैदा हुआ था। माँ कहती थी कि मैं ना जाने कहाँ कहाँ मंदिर मंदिर जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि हाँ, मुझे आशीर्वाद मिल सकता है, मेरे घर में कोई औलाद पैदा हो सकती है, मैं वहाँ वहाँ गई थी। बहुत यत्न से तब जाकर के तो पैदा हुआ था। माँ का कहना बिल्कुल सही था। मेरे 3 बड़ी बहनें थीं और माँ की इच्छा थी कि मेरे घर में कोई लड़का पैदा हो, लेकिन ऐसा उम्मीद लगता ही नहीं था। हर बार माँ आसरा करती थी कि अब बेटा पैदा होगा, लेकिन लड़की पैदा हो जाती थी। जब 3 लड़की घर में पैदा हो गई, तब माँ का दिल जो है ना, अब रोने लगा था। शायद उनको लगता था कि ऐसा औलाद का सुख, बेटे का सुख मेरे जीवन में लिखा ही नहीं है। तब वो मंदिर मंदिर चक्कर काटने लगती है। अब फिर एक आशीर्वाद उनको मिलता है कि जा, तेरा औलाद पैदा होगा, बेटा पैदा होगा। और उसके बाद में वो मन्नत काम में आ जाती है। मैं पैदा हुआ था। जैसे पैदा हुआ था तो घर में खुशहाली आ चुकी थी। मेरे पिता ट्रक चलाने का काम करते थे। वो पूजा पाठ से बिल्कुल दूर रहा करते थे। उनकी नज़र में तो इसका कोई महत्व ही नहीं था। मेरी जो माँ थी ना, वो बहुत ही पूजा पाठ करने वाली महिला थी। सुबह आरती से शुरुआत होती थी और जाकर के रात में जब आरती हो जाती थी तब उनको चैन पड़ता था। मतलब सुबह का आरती, शाम का आरती जब तक नहीं कर लेती तब तक लगता था कि घर में पूजा पाठ हुआ ही नहीं है। लेकिन मेरे पिता जो थे ना, बहुत अलग किस्म के इंसान थे। पूजा पाठ में बिल्कुल महत्व नहीं देते थे। अब ट्रक ड्राइवर अब ऐसे ही थे। ना तो समय पर नहा पाते थे और ना इन चीज़ों में उनकी रुचि थी। उल्टा वो दारू भी पीते थे। मेरी माँ की उनकी पड़ती जरूर थी, लेकिन विचारधारा दोनों की अलग अलग थी। मेरी माँ के कहना था कि तुम भी पूजा पाठ किया करो। तब पिताजी हंस के कहते, अगर मैं पूजा पाठ करूँगा तो ट्रक कौन चलाएगा। वो अपनी जगह पर भी सही थे कि ट्रक का लाइन ऐसा ही है, कहीं नहाना हुआ, कहीं नहीं भी हुआ। ये जो काम होता है पूजा पाठ का, शरीर को पवित्र करके किया जाता है। मेरे पिताजी अब ऐसा ही सवाल पूछते थे मेरी माँ से कि बताओ, बिना नहाए तुम पूजा पाठ करती हो? ऐसा संभव नहीं है, हमारी लाइन में ऐसा संभव ही नहीं है। मैं पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, तो क्या मैं सही सलामत नहीं हूँ? तुम्हारी आस्था है, मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ। तुम अपना जो कर्म है वो करो। अब मेरा जो कर्म है मैं वो कर रहा हूँ। पूरे परिवार को मैं खाना दे रहा हूँ, पाल पोस रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। ऐसे इसी बात से पिताजी जवाब देते थे कि माँ का बोलती बंद हो जाती थी। अब फिर वो दोबारा नहीं कहती थी कि तुम नहा लो, टाइम पर पूजा पाठ कर लो, क्योंकि पिताजी ट्रक ड्राइवर थे। अब वो इसी लाइन के थे और इस लाइन में अब जो बताते थे तो मानना ही पड़ता था। खैर, मैं पैदा तो हो चुका था। हमेशा माँ मुझे रखवाली करती थी, काला टीका लगाया करती थी, किसी के नज़र न लग जाए। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया। तब वो मंदिर में जाती थी, कोई ना कोई लॉकेट तबीज मेरे गले में पहना दिया करती थी कि ताकि मुझे किसी की बुरी नज़र न लगे। मैं बड़ा हो चुका था। मैं जब 15-16 साल का हो गया तब मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे कि गले में इतना बड़ा लॉकेट पहन के घूमता है, बात क्या है। तब मुझे बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती थी। मैं माँ से बोलता था कि माँ, ये लॉकेट इतना बड़ा मेरे गले में क्यों है? कोई मेरा दोस्त तो पहनता नहीं है, तो ये सब क्या है? ये लॉकेट निकाल दो। तब माँ गुस्सा हो जाती थी, खबरदार, ऐसा सोचना भी मत, ऐसा सोचेगा तो गलत हो जाएगा। वो मुझे समझाती थी कि देख, तू ऐरा गैरा लड़का नहीं है, बड़े मन्नत से मैंने तुझे भगवान से मांगा है, आशीर्वाद मिला था, तब जाकर पैदा हुआ था। और बाबा जी का कहना है तू विशेष बच्चा है, तो इस पर शैतानी आत्माओं का दृष्टि बनी रहती है। कब किधर से वो आ जाएंगी
और तुझे पकड़ लेंगी, इसलिए मैं डरी रहती हूँ। ये जब ताबीज़ तेरे गले में रहेगा ना, वो तेरे आसपास भी फटक नहीं पाएगी। कौन सी आत्मा, कौन सी दुष्ट आत्मा, मैं तो इन चीज़ों को समझता भी नहीं था। लेकिन अब मैं इतना बड़ा हो चुका था कि मैं इन बारे में सोचने लगा था, समझने लगा था जब मैं जवान हो चुका था। पिताजी मुझे कभी कभी अपने ट्रक पर ले जाते थे, अब ड्राइविंग सिखाते थे। अब जो काम बाप करता है वही तो बेटा करेगा, और क्या करेगा। मैं भी अब ट्रक ड्राइवर बन चुका था। लेकिन वो गले से लॉकेट मेरी माँ निकालने नहीं देती थी। हाँ, कहती थी कि बेटा तू अपने बाप की तरह बिल्कुल मत बनना, तू इन चीज़ों से दूर रहना, समय जैसे लगता है तो पूजा पाठ भी किया करना। मैं माँ का कहना अक्सर माना करता था। लेकिन जब मैं ट्रक ड्राइवर बन जाता हूँ, तब पिताजी सही कहते थे कि ये जो लाइन में जो आता है ना, ना तो समय पर खाना मिलता है, ना समय पर नहाना मिलता है। अब कई कई दिन तो हमें नहाए बिना ही काम चलाना पड़ता है। भागम भाग की ज़िंदगी होती है कि जल्दी से हम उस जगह पर पहुँचे, गोदाम में माल खाली करें और फिर दूसरी जगह जाए। यही तो भाग दौड़ लगी रहती थी। लेकिन वो लॉकेट मेरे गले में हमेशा रहता था। माँ जिसको मानती थी, वो बहुत लॉकेट पर उनकी विश्वास था। ये लॉकेट मेरे गले में रहेगा तो कोई भी आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा मेरे आसपास में फटकेगी नहीं। लेकिन मैं इतना जवान हो चुका था, मैं ट्रक ड्राइवर बन चुका था, मैंने तो कभी भूत प्रेत को देखा ही नहीं था। तो ये सब क्या था। कभी कभी हम ढाबे पर बैठा करते थे और भी ट्रक वाले होते थे, तब उस लॉकेट के बारे में पूछते थे कि भाई विनोद, ये लॉकेट क्या है, इतना बड़ा लॉकेट पहन के चलते हो, इसमें कोई विशेष बात है क्या। तब मैं चुप हो जाता था। एक शर्मिंदगी की एहसास होता था। मुझे लगने लगा, मन ही मन फैसला करने लगा कि अरे भाई, किसको किसको सवाल का जवाब देता रहूँगा कि मैं क्यों पहना हूँ, इससे क्या होने वाला है। आज के साइंस के युग में भला इन चीज़ों को कौन मानने वाला है। मेरी हंसी उड़ाया जाता है, हंसी का पात्र बन जाता हूँ इस लॉकेट की वजह से। कभी कभी इस लॉकेट पर मुझे गुस्सा भी आता था। आखिरकार मैं सोच लिया था कि मुझे करना क्या है। जब मैं घर जाता था ना, तब मैं लॉकेट गले में डाल लेता था, और जब मैं घर से बाहर आता था तब अपने जेब में लॉकेट को रख लेता था। माँ को पता भी नहीं लगता था, और मैं उनकी कसम को पूरा भी करता था। शरीर के पास ही भी तो रहता था, गले में ना होकर के मेरे जेब में रहता था। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि मैं ट्रक के डैशबोर्ड में रख देता था तो मेरे आसपास में ही है। कसम भी नहीं टूटता था, मेरा काम भी चलता था, और मैं हंसी का पात्र भी नहीं बनता था। तब मुझे अब लगने लगा कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। अब उस रात की बात बताता हूँ, जब उस रात को पहली बार मैंने उस आत्मा को देखा था। वो रात अंधेरी नहीं थी, चमचमाती हुई, अब चांद से भरी हुई रात थी। शायद पूर्णमासी की रात थी, और तभी आसमान में बड़ा सा चांद मुझे दिख रहा था। और रात के करीब 11 बजे के आसपास की बात थी। मैं एक ऐसे क्षेत्र से गुजर रहा था जहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल, झाड़ियाँ झाड़ियाँ, और आसपास में पहाड़ी क्षेत्र भी था। मुझे लग रहा था कि मैं इसी स्पीड से चलता रहूँगा तो सुबह तक अपनी मंजिल को मैं पा लूँगा। उस गोडाउन में पहुँच जाऊँगा जहाँ पर मुझे माल खाली करना है, और वहाँ से फिर मुझे कम से कम 50 किलोमीटर आगे जा कर के फिर दूसरा माल अपने ट्रक पर लोड करना था। समय का महत्व को मैं समझ रहा था। इसके बाद ट्रक मेरी हवा की गति से भाग रही थी। मैं स्पीड से अब ट्रक को दौड़ाए जा रहा था। लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, जबकि मैं खाना खा करके अब आराम से ट्रक चला रहा था। खाना खाए कम से कम 3 घंटा हो चुका था, और ऐसा पहली बार हुआ था जब मुझे भूख का एहसास होने लगता है। मुझे लगा कि शायद कोई ढाबा मिल जाए, चल के कुछ ना कुछ खा लिया जाए। रात अब हो चुकी थी, आधी रात होने वाली थी, और मैं ढाबा की तलाश करने लगता हूँ। आखिरकार मुझे दूर एक रोशनी नज़र आती है। रोशनी का मतलब रोड के किनारे ढाबा ही होगा। रात में ऐसी कौन दुकान खुलती है, ऐसी दुकान खुलती है जहाँ पर खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ मिलता रहता है। जब मैं रोशनी देख लेता हूँ तो मन में तसल्ली होती है कि चलो अब तो लाइटें नज़र आ रही हैं, और वो ढाबा ही तो होगा। रात में रोशनी तो इसी चीज़ की होती है। मैं खुश हो जाता हूँ। लेकिन जब मैं उस जगह पर पहुँचने की कोशिश करता हूँ तो वो जगह बड़ा दूर नज़र आती है।
मैं स्पीड से ट्रक चला रहा था, लेकिन लग रहा था कि जितनी तेज़ी से मैं चल रहा हूँ ना, वो जगह और आगे चली जाती है। क्या है मतलब? मैं अब सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि कहीं मेरी नज़रों का धोखा तो नहीं है। ये मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगा कि नहीं, शायद जगह दूरी पर है, और वो जो लाइट है ना, रात में चमकती हुई नजर आती है तो लगता है कि जैसे पास में है। अपने में मन को समझाता हूँ, और आखिरकार जब मैं उस जगह पर पहुँचता हूँ ना, तब मैं थोड़ा सा अब अपने आप को संभालता हूँ कि अरे, मैं तो पहुँच गया, अब उस जगह पहुँच गया। मैं देखता हूँ एक पुराना सा ढाबा है। वहाँ बाहर में दो चार चारपाई अब पड़ी हुई दिखाई दे रही है। मतलब ट्रक ड्राइवरों के आराम करने के लिए ऐसी जगह पर ऐसी व्यवस्था होती है। वहाँ पर रोशनी भी नज़र आ रही है, काउंटर मुझे दिख रहा है, लेकिन कोई भी इंसान उस जगह पर नहीं है। वो जगह बिल्कुल खाली खाली था। भूख लगी हुई थी। अगर भूख नहीं लगी होती ना, तो ऐसे ढाबे पर मैं कभी रुकता भी नहीं। मुझे तो स्वादिष्ट खाने पसंद था, और जहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो, मतलब वहाँ खाना अच्छा मिलता होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। भूख नहीं होती तो शायद मैं इस जगह पर अपना ट्रक नहीं रोकता, और वहाँ पर कोई भी ट्रक नहीं था। ना मुझे कोई खाना खाते हुए दिख रहा था, और ना होटल का मालिक का आता पता था। काउंटर पूरा का पूरा खाली था। आधी रात हो चुकी थी। मुझे लगने लगा कि भाई, अब आधी रात हो चुकी है, अब भला कौन जागता है? यहाँ कोई ग्राहक तो है नहीं, और तभी तो इस होटल का मालिक आराम से कहीं सो रहा होगा। चलो उठ के चलते हैं, जगाते हैं उसको, देखते हैं अभी क्या है उसके पास में। पेट तो भरना ही है, भूख लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। ट्रक रोक करके आराम से उतरता हूँ, और फिर अंगड़ाई लेते हुए अब काउंटर की तरफ चलता हूँ। जब काउंटर पर जाता हूँ ना, तब देखता हूँ कि एक बूढ़ा बाबा 3 कुर्सी को मिला करके और आराम से उसी कुर्सी पर लेटा हुआ था। मैं उस वक्त में देखता हूँ उसका चेहरा, तो बड़ा दया आती है कि देखो, इस उम्र में भी इंसान कितनी मेहनती है। ये ढाबा पर काम कर रहे हैं, और देखो ना, इनका कितनी प्यारी नींद में लेटे हुए हैं। क्या जगाना उचित सही होगा? मैं मन ही मन सोचने लगता हूँ। कई बार मन में आता है कि नहीं, छोड़ो ही, बेचारा सो रहा है, सोने दो, चलो मैं कहीं और ढाबे पर चलता हूँ। मैं फैसला नहीं कर पाता हूँ, और तभी इंसान का आँख खुल जाता है। बूढ़ा बाबा जाग जाते हैं, और जागते ही उठे कहते हैं, कुछ खाना है बेटा, कुछ खाना है? और तब मैं कहता हूँ कि हाँ, क्या है आपके पास में? कहते हैं दोनों चीज़ है, नॉन वेज भी है, वेज है, क्या खाना पसंद करोगे आप? मैं कई दिनों से अब वेज तो खा ही रहा था, नॉन वेज मैं खा नहीं था। नॉन वेज कभी कभी मैं खा लिया करता था। जब वहाँ पर नॉन वेज मौजूद था, तो मुझे लगने लगा कि चलो आज नॉन वेज ही खा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ठीक है, 1 प्लेट नॉन वेज लगा दो और रोटी मुझे दे दो, लेकिन जल्दी करना। मैं जाके चारपाई पर बैठ जाता हूँ, और कुछ ही देर में मुझे सुस्ती आने लगती है। थकावट ट्रक चलाने का अलग ही होता है। मुझे लगा थोड़ा कमर सीधा कर लेना चाहिए। चारपाई पर लेट जाता हूँ, और कुछ देर तक तो मैं जागता रहता हूँ, लेकिन आंखें मेरी भारी भारी होने लगती है। अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, और तब मैं नींद की दुनिया में चला जाता हूँ। एक भयानक सपना देखने लगता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक ऐसे जंगल में पहुँच गया हूँ जहाँ पर बहुत सारी आत्माएं मुझे दिखाई दे रही है, और वो मुझे पकड़ना चाहती है। मैं उनसे भागता हुआ फिर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। मैं अपनी माँ को आवाज़ लगा रहा हूँ कि माँ तुम कहाँ हो, माँ तुम कहाँ हो, देखो आत्माओं मेरा पीछा कर रही है। और तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, उठो बेटा, खाना लग चुका है। आवाज़ बहुत भारी था। जब मैं आवाज़ को सुनता हूँ ना, तो मेरी आँख खुल जाती है। ऐसा लगता है कि वही आत्मा कोई आ करके खड़ी हो गई है, और कहती है उठो, खाना लग चुका है। क्या मतलब? आँख खोलता हूँ तो बूढ़ा बाबा थे। वो बोल रहे थे कि बेटा, खाना लगा चुका हूँ, और चलो उठ के खा लो, खाना वहाँ रखा हुआ टेबल पर, आ भी जाओ। आवाज़ कुछ बदली बदली नजर आती है। मैं सपने में खोया हुआ था। इतना भयानक सपना मैंने कभी देखा नहीं था। सपने को महत्व समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मैं इस जगह पर आकर के भयानक सपना क्यों देखने लगा। ऐसा सपना तो मुझे आता नहीं था। क्या है मतलब इसका? क्या है मतलब? भूख तो लगी हुई थी, और फिर मैं अंगड़ाई लेते हुए सपने के बारे में सोचता हुआ कि आखिर ऐसा सपना मैंने क्यों देखा। ऐसा सपना तो मैं देखता नहीं हूँ। और यही सब सोचते हुए जहाँ पर खाना रखा हुआ था, मैं वहाँ चला जाता हूँ। जब मैं खाना को
देखता हूँ थाली हटाकर थाली से ढका हुआ था। और जब थाली हटाता हूँ ना, और जो चीज़ देखता हूँ तो एकदम दहल जाता हूँ। वहाँ पर कच्चा मांस रखा हुआ था, ना तो कोई रोटी और ना कुछ और चीज़। जैसे ही मांस को देखता हूँ और उसमें तो कीड़े चल रहे थे, मैं चीखने चिल्लाने लगता हूँ। लेकिन चीखना चिल्लाना ही बस मेरे बस का था और मैं कुछ कर नहीं सकता था। जैसे चीखता चिल्लाता हूँ ना, तभी उस जगह पर जैसे मैंने सपने में देखा था कि आसपास में बहुत सारी आत्माएं खड़ी थी और मेरे पीछा कर रही थी, वही चीज़ मेरे सामने में सब कुछ नज़र आने लगता है। वो ढाबा ना जाने कहाँ गायब, कुछ भी ढाबा का महत्व नहीं, मतलब वहाँ पर ढाबा था कि नहीं कुछ था ही नहीं, पता ही नहीं था। मैं एक ऐसे जगह रोड के किनारे ऐसे जंगल झाड़ियों के बीच में अपने आप को पाता हूँ जहाँ पर चारों तरफ से आत्माएं मुझे घेर रखी है। और वो बूढ़ा बाबा खुद एक आत्मा थे। उनकी डरावनी आंखें, अब बड़ी बड़ी सी आंखें मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। और उसमें से कुछ और भी आत्माएं जो देखने में खतरनाक लग रही थी। मैं उनके बीच में फंसा हुआ था। मुझे तो अभी भी लग रहा था कि मैं सपनों की दुनिया में हूँ। ये सपना तो है, अभी टूट जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ये आत्माएं गायब हो जाएगी और मैं बिल्कुल राजी पूर्वक से रहूँगा। लेकिन ऐसा था ही नहीं, वो सपना नहीं, बिल्कुल हकीकत था। मैं डर जाता हूँ, चीखने लगता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। तब बूढ़ा बाबा कहता है कि तुम मेरे घर पर हो, ये सब आत्माएं तुम्हारा इंतजार कर रही है। इन्हें भी भूख लगी हुई है, मुझे भी भूख लगी हुई है। अब सड़े हुए मांस खा करके हम बोर हो चुके हैं, अब तो ताज़ा मांस खाना चाहते हैं। चलो आत्माओं, अब टूट पड़ो, शिकार हाथ से निकलना नहीं चाहिए। बस इतना ही कहना था बूढ़ा बाबा का। तभी एक आत्माएं मुझ पर झपट पड़ती है, मुझे धकेल देती है। मैं दूर झाड़ियों पर जाके गिरता हूँ। लेकिन मैं जवान था, शक्तिशाली था, मुझे लग चुका था कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो शायद बच नहीं पाऊँगा। मैं भागता हूँ, भागता हूँ। हमारे पीछे पीछे आत्माएं भागती हैं, लेकिन मैं गलत दिशा में भाग रहा था। मुझे तो अपने ट्रक की तरह भागना चाहिए था, लेकिन मैं रास्ता ही गलत पकड़ लेता हूँ। मैं अलग दिशा में भागने लगता हूँ और वो आत्माएं हमारा पीछा करती है, हमारा पीछा करती है। मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, मदद का गुहार करता हूँ, लेकिन उस जगह पर कौन मदद करने के लिए बैठा है भाई, और भी आधी रात को। मैं अपने आप को बचाता हुआ दूर चला जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, अब क्या मेरे साथ में होगा, क्या मैं जिंदा भी बचूंगा। ये आत्माएं हमारी तेजी से पीछा कर रही हैं। अपनी जान बचा रहा था, लेकिन वही बूढ़ा हुआ दूर से मुझे आवाज़ देता हुआ पीछे पीछे दौड़ रहा था। कब तक भगेगा, कब तक भगेगा, तुझे तो रोकना ही पड़ेगा। हम लोग भूखे हैं, तेरा शरीर का मांस बहुत ही टेस्टी है, तू तो अलग ही चीज़ है, तू तो अलग ही चीज़ है। तेरा मांस खा करके तो हम लोग को बहुत ही मज़ा आएगा, हमारे शरीर में दुगनी ताकत आ जाएगी, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितनी दूर भी भाग ले। उसी वक्त मुझे माँ का कहा हुआ बात याद आने लगा कि तू मन्नत से मांगा हुआ है, तू लाखों में एक है, तेरे में और उन बच्चों में बहुत सारा फर्क है। तू अपने शक्ति, अपने पावर को पहचान नहीं रहा है, तू उनसे अलग है। ये लॉकेट है ना, अपने गले से कभी मत निकालना, नहीं तो बुरी नज़र वाले तेरे पीछा करते रहते हैं। वो मुझे समझाती थी, तब मैं उनकी बात को समझ नहीं पाता था। मुझे तो लगता था कि बस माँ है, माँ अपना जैसे है अपने बच्चों को रक्षा करनी चाहती है। लेकिन जब बड़ा हो गया, वही लॉकेट मुझ पर बोझ बढ़ने लगा था। मेरे दोस्त मुझसे मजाक उड़ाने लगे और मैं हंसी का पात्र बन जाता था उस लॉकेट की वजह से। आखिरकार वो लॉकेट मेरे ट्रक के अब एक लॉकर के अंदर में रखी हुई थी, डैशबोर्ड में रखी हुई थी। अगर वो लॉकेट मेरे पास में गले में होती ना, तो ये समस्या मेरे साथ में कभी नहीं होती। इतना तो मैं जरूर उस वक्त में जान गया था। मैं झाड़ियों में कभी कभी फंस जाता था, गिरता था, लेकिन उठ के खड़ा हो जाता था। मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि उनमें से कुछ आत्माएं थी जो मुझे छूना नहीं चाहती थी, और कुछ ऐसी भी आत्माएं थी जो मुझ पर झपट पड़ने के लिए तैयार थी। और मैं उन्हीं आत्माओं से मैं दूर भाग रहा था। वो देखने में आत्माएं बहुत ही खतरनाक और बड़ी ही डरावनी लग रही थी, लेकिन बूढ़ा बाबा उनमें से अलग था। वो तेज नहीं दौड़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ मेरे कानों में चुभती थी। कहाँ तक भगेगा, तुझे तो रुकना ही पड़ेगा।
क्यों हम लोग को दौड़ा रहा है, रुक जा रुक जा। लेकिन जब तक जान है शरीर में, कहाँ मैं रुकने वाला था। अपने आप को मैं बचाते हुए इधर उधर भाग रहा था। कब मैं अब दौड़ते दौड़ते अपने ट्रक के पास पहुंच जाता हूं, मुझे खुद भी पता नहीं चलता है कि कैसे मैं अपने ट्रक के पास आ गया। जैसे ट्रक देखता हूं और मैं गेट खोलता हूं, अगले पल केबिन के अंदर में दरवाज़ा बंद कर देता हूं। अब मैं जहां लॉकेट रखा था उस लॉकेट को निकालता हूं, गले में डाल देता हूं। और उसके बाद वो आत्माएं जो मेरे आसपास में ट्रक को घेर रखी थी, झुंड में थी, सब इधर उधर होने लगती है। रास्ता मुझे क्लियर एकदम मिल जाता है। अब फिर ट्रक के स्टार्ट करता हूँ और आसपास में देखता हूँ कि कोई आत्मा तो पीछा नहीं कर रही है। लेकिन जिस कंडीशन में था, जिस हालात में था, मैं ऐसी हालात में कभी गया नहीं था। इतना डरा हुआ था, हाथ पैर कांप रहे थे। कैसे मैं स्टीयरिंग पकड़ा हूँ, कैसे अब ट्रक को स्टार्ट करता हूँ, मुझे खुद होश नहीं रहता। लेकिन जब मैं उस जगह से मैं अपना ट्रक को गियर डालता हूँ, निकल लेता हूँ, अब पीछे देखते रहता हूँ। वो आत्माएं काफ़ी देर तक हमारी पीछा करती रही थी, जबकि मैं काफ़ी तेज़ी से ट्रक को चला रहा था। वो आत्माएं उतनी तेज़ी से हमारी ट्रक का पीछा कर रही थी। आखिरकार एक एरिया ऐसा आता है, इसके बाद वो सब रुक जाती है। बूढ़ा बाबा तेज़ी से चिल्लाता है, कब तक बचेगा, कब तक बचेगा, तुझे रोकना ही पड़ेगा। लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ। आखिरकार मैं उस एरिया से बाहर निकल जाता हूँ। जंगली इलाका पीछे छूट जाता है और मैं साफ़ सुथरा जगह पर पहुँच जाता हूँ। और कुछ देर के बाद मुझे तगड़ी रोशनी नज़र आने लगती है। मतलब एक और ढाबा था। लेकिन अब ढाबा के नाम पर मैं बहुत खौफ में आ चुका था। क्या पता ये दूसरा उनका अड्डा हो। पिछला अड्डा छूट चुका है, जहाँ पर मुझे पकड़ नहीं पाए, ना मुझे खा पाए, तो शायद इनका दूसरा अड्डा अब आगे स्टार्ट हो गया हो। ये भी इनका मोह माया होगा, ऐसा कोई माया जाल बना रखे होंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ पर और भी ट्रक खड़ी होती है, तब मेरी जान में जान आती है, नहीं ये जगह अलग है। मैं तब रुकता हूँ, ट्रक से उतरता हूँ और डरी हुई हालत में वहाँ पहुँचता हूँ। और वहाँ पर एक ड्राइवर जो मुझे जानता था, तब वो मुझे अब मेरे नाम से बुलाता है, विनोद विनोद इधर आओ, बात क्या है, तुम इतना डरे हुए क्यों दिखाई देते हो। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, पूरी कहानी बता देता हूँ कि पीछे मेरे साथ में क्या घटना हुई है। तब वो भी डर जाता है, कहता है कि हाँ भाई, मैंने ऐसा सुना था कि कुछ ऐसी शक्तियाँ रोड पर जो है, जो खास करके पूर्णमासी वाले रात को और अमावस्या वाले रात को ऐसा भरम जाल फैलाते हैं और ऐसे लोगों को फंसाया करते हैं, और ख़ास करके नौजवान ट्रक ड्राइवरों को। अब मैं जब बताता हूँ कि इस लॉकेट की वजह से आज मेरी नई ज़िंदगी मिली है, तब उसको यकीन होता था और वो यकीन कर भी रहा था। अब वही इंसान था कि मुझ पर कभी कभी फप्तियाँ कसता था कि तू इतना छोटा बच्चा है, इतना बड़ा लॉकेट गले में डाल के घूम रहा है, क्या तेरे पर ही सूट कर रहा है। आज वही कह रहा था कि हाँ, इस लॉकेट में ऐसी शक्ति है जो तेरे माँ ने तेरे लिए लाई है। अगर ये लॉकेट तेरे वक्त पर नहीं मिलता तो शायद तू जिंदा भी नहीं बचता। तो दोस्तों, ये थी विनोद जी की भेजी हुई कहानी राजस्थान से। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है, कोई आप बीती है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर। और फिर दोस्तों, मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।